नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कंटेंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 23 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और वो इसलिए क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स आपको मिलता है दैनिक रूप से, बेसिकली ये ना सिर्फ आपके आरओ एग्जाम के लिए, पीसीएस के एग्जाम के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए है, बल्कि ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आरओ पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपके साथ में जो रहने वाले जो भी लोग हैं वो किसी भी एग्जाम की, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे अभी आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है, अभी जो है अन्य अलग अलग राज्यों में जैसे एमपीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, या अन्य कोई भी आयोग है, ठीक है, वहां पर जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स हमारा क्या होता है, उतना ही उपयोगी होता है, बल्कि बहुत डिटेल्स में होता है। तो आप चाहें तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन अभ्यर्थियों को जो है एक बहुत ही अच्छा फायदा मिलता रहे। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, डेली करते हैं हम लोग रिवीजन। और रिवीजन जो है आपकी तैयारी के लिए होता है सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। ध्यान रखना, मैं हर दिन आपको ये बात बताता हूं कि आप कुछ करें या ना करें, आप लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करें, आप लिमिटेड कंटेंट को फॉलो करें, लेकिन रिवीजन आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना। चलिए, लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की सप्लाई के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में लगभग 2960 करोड़ रुपए के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके बारे में कल हमने आपको डिटेल्स में बताया था, तो पहला पॉइंट वही है। इसके अलावा हाल में भारत द्वारा पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया, यह भी कल हमने आपको बताया था। और चूंकि ये क्या हुआ बेसिकली कि स्वदेशी रूप से विकसित है, ऐसे में ये आपके लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में रिलायंस जियो के द्वारा दरअसल जो सियाचिन है वहां पर 4G और 5G की सुविधाएं शुरू की गई हैं। तो आपके लिए सियाचिन ग्लेशियर भी क्या है, महत्वपूर्ण है। और कल हमने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कई सारे फैक्ट आपको बताए थे, उन सभी फैक्ट को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के द्वारा सेना दिवस के अवसर पर सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और एप्लीकेशन का जो है अभी इनॉग्रेशन किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है, यानी कि जो भी युद्ध क्षेत्र हमारे रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेना, प्राप्त करना, जागरूकता फैलाना, और ऐसे क्षेत्रों को आप जो है पर्यटन के रूप में उसका विजिट भी कर सकते हैं। तो यह बड़ी अच्छी योजना है, अपने आप में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने क्या कहा कि ब्रिटेन के 10% लोगों ने भारत से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की जो है संपत्ति लूटी। यह ऑक्सफैम की रिपोर्ट है और यह डेटा बताता है कि किस तरीके से जो है ब्रिटेन ने भारत को लूटा, किस कदर लूटा। तो यह एक बहुत बड़ा बिग डेटा है अपने आप में, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा विश्व आर्थिक मंच की 55वीं जो वार्षिक बैठक है वो 20 से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक होगी, ठीक है। और यह बैठक स्विट्जरलैंड के जो है दावोस में होगी, यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा खो खो विश्व कप अभी हो रहा था, आप सभी लोग जानते होंगे। खो खो विश्व कप में यानी कि पुरुष जो खेल है, खो खो है, उसमें भी भारत ने जीत हासिल की है। किससे जीत हासिल की है? नेपाल से। तो वहीं दूसरी ओर जो महिला विश्व कप खो खो था उसमें भी महिलाओं की टीम ने जो है विजेता रही है, और किसको हरा करके? नेपाल को हरा करके, ठीक है, याद रखिएगा। और पहली बार था आयोजन ये विश्व कप का खो खो में, और पहली बार में ही जो है भारत ने जो है ये जीत हासिल की है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर जो है खो खो को, जो खेल खो खो है, उसको ओलंपिक में शामिल किए जाने का प्रयास बहुत तेजी के साथ चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि खो खो को विश्व कप में जो है ओलंपिक में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारे गेम ऐसे होते हैं खो खो, जो आज के युवा जो पीढ़ी है शायद नहीं जानती होगी, लेकिन हम लोग के टाइम में खो खो बहुत प्रसिद्ध खेल हुआ करता था। और हम लोग के स्कूल में जो है, विद्यालय में हम लोग के यहाँ टीचर जो है खो खो प्रतियोगिता कराते थे बहुत अच्छी से, ठीक है। अच्छा खेल है अपने आप में, ठीक है। इससे फिजिकली आप जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी को, आप जानते होंगे कि गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया। और यहां से प्रश्न भाई आपके एग्जाम में पीछे से पूछा गया था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कल आपसे यह भी कहा था कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज होती हैं, बर्ड सेंचुरीज, वो सभी आप लोग क्या करिए, रेडी कर लीजिएगा।
इसके अलावा हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यह भी आप लोग जानते होंगे। और हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है और 1947 से अब तक कुल 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। ये जो 7वां वेतन आयोग है इसका कार्यकाल बेसिकली 2026 में पूरा होना था, लेकिन सरकार ने 1 साल पहले ही इसको जो है मंजूरी प्रदान कर दी, यानी कि 8वां वेतन आयोग जो है लागू हो जाएगा 25 से ही। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा रिवीजन। और अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कौन से वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान की गई है, तो सिंपल सी बात है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान की गई है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा आपको एक सूचना मैं दे दूं कि अगर आपका फोकस आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, यानी कि अगर आपको उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ना होगा, तो इसके लिए डिकोड एग्जाम जो है उत्तर लेखन कार्यक्रम चला रहा है और उसके लिए आप सभी लोग जो है परचेज होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बेसिकली अगर पीसीएस का एग्जाम है तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि वो एग्जाम आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है आपका उत्तर लेखन का कार्यक्रम। तो इसलिए आप लोग उससे जरूर जुड़िएगा। और यहां पर मैं अपना नंबर मेंशन कर दे रहा हूं, आप लोग जो है उत्तर लेखन अगर करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग अगर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके जो है आंसर राइटिंग वाले में प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये आपके लिए रहेगा। मैं नंबर यहां पर आपको मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो ये नंबर क्या है, 860, ठीक है, 8604444, ठीक है, 86044090201। ठीक है, इस पर जो है आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपको अदर इश्यूज होगा, चाहे वो पीसीएस की तैयारी से संबंधित हो या कोई अन्य प्रॉब्लम हो, आप जो है इस पर डिस्कस कर सकते हैं। और पीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, आप उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपको यूपी पीसीएस में आपको एडमिशन लेना होगा या फिर पीसीएस का अगर आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना होगा, तो इन दोनों प्रोग्राम के लिए, या अगर आपको तैयारी करने में कोई समस्या आती है, तैयारी कैसे करें, कहीं कोई त्रुटि होती है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप होती है, इस नंबर से आप जो है संपर्क मुझसे कर सकते हैं। नंबर क्या है, 86044492001। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, अब हम आते हैं सीधे आज के टॉपिक पर। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का राज्य दिवस अभी मनाया गया है। ठीक है, और ये तीनों राज्य बेसिकली पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। तीनों राज्यों का 21 जनवरी मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। ठीक है, अच्छा, पूर्वोत्तर राज्य जो भी हैं, पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी आती है। तो मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, आपका जो है मणिपुर, असम, इनके बारे में कई बार जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो यहां इनकी सीमाएं कहां से लगती हैं, इनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं अगर हैं तो वो किस उससे देश से लगती हैं, ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। अब एक पॉइंट देखिए कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, पहले ये जो है राज्य का दर्जा इनको नहीं था, पूर्ण राज्य का, बाद में इनको जो है इस अधिनियम के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा इनको दिया गया था। अब यहां पर हमने अलग अलग जो है राज्यों के बारे में लिख रखा है। जैसे मणिपुर के बारे में अगर बात करते हैं तो मणिपुर के राजा जो बोधचंद्र सिंह थे, ठीक है, इन्होंने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था और इस शर्त के साथ किया था कि दरअसल जो आपके मणिपुर है, मणिपुर की स्वायत्तता जो है क्या की जाएगी, बरकरार रखी जाएगी। इस जो है शर्त के साथ इन्होंने जो है भारत सरकार के साथ में हस्ताक्षर किया था। लेकिन क्या बात हुआ बाद में, हालांकि बाद में जनमत का दबाव हुआ और जून 1948 में मणिपुर में चुनाव संपन्न कराए गए और उसके बाद जो है क्या हुआ, फिलहाल फिर राज्य को एक संवैधानिक राजतंत्र जो है ये बन गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा का, ठीक है, तो त्रिपुरा के बारे में अगर बात करते हैं, 17 मई 1947 को त्रिपुरा के राजा वीर विक्रम सिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके जो नाबालिग पुत्र थे उन्होंने सिंहासन संभाला, लेकिन चूंकि नाबालिग थे तो वह शासन नहीं चला सके और अंततः जो है बेसिकली फिर बाद में जो त्रिपुरा भारत का जो है एक अभिन्न अंग बन गया। और 15 नवंबर 1949 से पहले त्रिपुरा एक रियासत थी। मतलब कब, 15 नवंबर 1949 से पहले। मेघालय की अगर बात करते हैं तो मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। इससे पहले यह असम राज्य का हिस्सा था और इसको भी बेसिकली मेघालय है, इस मेघालय को भी बेसिकली असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के तहत मेघालय को स्वायत्त राज्य का दर्जा जो है क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए देखो,
ये इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा 2 अप्रैल 1970 को मेघालय को स्वायत्त राज्य का दर्जा मिला और अंततः 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कई बार क्या होता है कि स्टेट का स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण स्टेट होंगे, खासकर पूर्वोत्तर और जो हिमालयी राज्य हैं, उनके बारे में अक्सर उनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सिंपल सी बात है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है 21 जनवरी। ओके, यानी कि डी इज द राइट आंसर, याद रहेगा आपको। चलिए, अच्छा, इसके अलावा आप लोग एक काम और करिएगा कि ये जो आपका त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर है, इसके राज्यपाल वगैरह कौन है, मुख्यमंत्री कौन से हैं, और इसकी जो सीमाएं हैं किन किन राज्यों से, और अगर अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं तो किन किन देशों से लगती हैं, ये जरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आपको टास्क देता हूं कि आप लोग क्या करिएगा, इन 3 स्टेट के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। कौन कौन सा मैंने बताया आपको, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, इसके अलावा मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, ये तीनों स्टेट के बारे में, यहां के सीएम, यहां के जो है गवर्नर, इसके अलावा इनकी सीमाएं कहां कहां से लगती हैं, इनके बारे में डिटेल्स में आप जानकारी जो है ले लीजिएगा। और क्या क्या जातियां जनजातियां यहां पर क्या हैं, इनके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको इग्नोर मत करिएगा। जो आपने टास्क वाली कॉपी बनाई होगी ना, 2 कॉपी आपने बनाई होगी, टास्क की बनाई होगी और एक बनाई होगी आपने क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग वाली। तो वहां पर टास्क वाली कॉपी में इसको आप जो है, ये आपका टास्क नंबर 1 है। आज आपको इसको क्या करना है, रेडी करना है एनी हाउ। ओके, रेडी करते हुए भाई साहब चलना, प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये एंटिटी लॉकर एक चर्चाओं में है। एंटिटी लॉकर अभी चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी आप जानते होंगे जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग है उसने विकसित किया है एंटिटी लॉकर। आप कहेंगे कि सर क्यों विकसित किया है, तो एंटिटी जो लॉकर है वो क्या करेगा, वो एक समाधान है बेसिकली जो व्यवसाय या फिर संगठन के लिए तमाम दस्तावेजों के भंडारण, उनका साझाकरण और सत्यापन को सरल बनाता है। यानी कोई भी जो भी आपका व्यवसाय वगैरह होता है उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको सेव करना, उसका सत्यापन करना, यानी कि जैसे डिजी लॉकर हुआ करता था ना, डिजी लॉकर के बारे में जानते होंगे, ठीक कुछ इसी प्रकार से ये एंटिटी लॉकर है जहां पर व्यवसाय से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें रहेंगे और अपना सत्यापन से लेकर के अलग अलग गतिविधियां इसमें शामिल होंगी। तो ये बेसिकली जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग है। अच्छा देखो एक बात और, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस एक कॉन्सेप्ट है यहां पर, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस अगर आप पेपर सेकंड में जाएंगे, ठीक है, सामान्य अध्ययन के यूपीएससी और पीसीएस में, तो वहां पर गवर्नेंस एक टॉपिक का आपको पढ़ना होता है, जहां पर एक टॉपिक आएगा ई गवर्नेंस। क्या, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। लेकिन ई गवर्नेंस से पहले आपको गवर्नेंस भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि गवर्नेंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले देखो एक पॉइंट क्या है, ई गवर्नेंस। क्या है ई गवर्नेंस, GOVERNANCE, ई गवर्नेंस, ठीक है। और ई गवर्नेंस के अलावा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नेंस पहले, ठीक है, गवर्नेंस, GOVERNANCE, गवर्नेंस, यानी कि जिसको हम लोग सुशासन बोलते हैं हिंदी में बेसिकली। ओके, तो मैंने कई बार आपको बताया होगा कि आपसे पूछे कि गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस मतलब एक अच्छा शासन जहां पर सभी को सभी प्रकार का लाभ मिलता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का, ठीक है, शासन बेहतर चले। गवर्नेंस, सुशासन, सुशासन, ठीक है। तो सुशासन में बेसिकली क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नेंस, यानी कि अगर हम इसको एक सिंपल से सेंटेंस में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसको कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ गुड गवर्नेंस, मतलब अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस या सुशासन जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जवाबदेहिता और पारदर्शिता, यानी कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। अगर शासन में अकाउंटेबिलिटी है और अगर जो है ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि हर अधिकारी जवाबदेह है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम अधिकारी के पास जाते हैं तो वो काम नहीं करता है, टाल देता है या कुछ भी करता है, करप्शन करता है, तो वो करप्शन छिप जाता है, उसमें पारदर्शिता नहीं होती है। तो अगर जो भी अधिकारी हैं, जैसे आप अगर पीसीएस अधिकारी बन के अगर आप जाते हैं, शासन चलाते हैं, या आप एसडीएम बनते हैं या डीएम, जो कुछ भी आप बनते हैं, यानी कि
प्रशासनिक अगर अधिकारी बनते हैं और अगर आपके भीतर जवाबदेहिता नहीं जनता के प्रति, अगर आपके भीतर पारदर्शिता नहीं है, तो सुशासन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है नहीं साकारित होगा। तो सुशासन अगर समाज में लाना है, इसके लिए जरूरी है कि आपके भीतर अकाउंटेबिलिटी हो और आपके भीतर क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि पारदर्शिता हो। आप ईमानदारी पूर्वक कार्य करें, आपके भीतर नैतिक मूल्यों का समावेशन होना चाहिए, आपके अंदर सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही, ठीक है, ये सारे गुण आपके भीतर होने चाहिए। अगर आपके भीतर सारे गुण ये हैं तो निश्चित तौर पर सुशासन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ गुड गवर्नेंस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, ई गवर्नेंस क्या आता है। ई गवर्नेंस मतलब कि हम अपने शासन को, सुशासन जो है, अपने शासन को हम लोग ई गवर्न, मतलब ई गवर्नेंस इन द सेंस कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जैसे अभी ई एंटिटी लॉकर बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा सरकार जो है आपके अकाउंट में सीधे पैसा भेजती है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो हैं उनको जो है रजिस्टर करने का काम अब सीधे ऑनलाइन होता है। तो इससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी से आती है, यानी कि हम ई टेक्नोलॉजी, यानी कि हम टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम जो लोग जो है बहुत तेजी के साथ जो है विकास कर रहे हैं, इसी को बेसिकली ई गवर्नेंस कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से इंटरनेट का माध्यम जो है हम अपनाते हैं इसको चलाने में, शासन को चलाने में। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से खासकर 2024 में जो मेंस देने वाले लोग हैं वो गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसमें एआरसी जो रिपोर्ट आपकी होती है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट कुछ हो गया, आप इसको देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब एंटिटी लॉकर से लाभ यहां पर दिया गया है कि भाई क्या क्या लाभ होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, डिजिटल इंडिया है ना, डिजिटलाइजेशन चल रहा, आप जानते होंगे। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एंटिटी लॉकर प्रशासनिक अड़चनें कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और व्यवसायों के लिए एक अन्य अवसर खोलने के हिसाब से डिजाइन की गई एक रणनीतिक पहल है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि अड़चने आ जाती हैं, जैसे वन विंडो सिस्टम चलाया गया, आप जानते होंगे। पहले क्या होता था, व्यवसाय चलाने के लिए हमें अलग अलग ऑफिसों में जाना पड़ता था, वहां पर हमें बहुत देरी हो जाती थी, एक लंबा समय लगता था अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करने में, और ऑफलाइन भी उस समय हुआ करता था चीजें। लेकिन वर्तमान सरकार ने क्या किया, वन विंडो सिस्टम कर दिया, यानी कि अब आप एक जगह पर जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए और सब कुछ ऑनलाइन भी अब तो हो गया है ना। तो ऐसे में जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है तेजी के साथ में, वो अपने आप में बेहतर है। और ये एंटिटी जो लॉकर आया है, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके प्रशासनिक जो अड़चने होती हैं वो दूर हो जाएंगी और आपका वर्क जो है क्या होगा, बहुत तेजी के साथ होगा। सारा सत्यापन से लेकर के सारा कुछ काम जो है एंटिटी लॉकर के माध्यम से हो जाया करेगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है एंटिटी लॉकर का, इसको आप लोग डिटेल्स में यहां पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये साझेदारों और हितधारकों के साथ दस्तावेज शेयरिंग और पहुंच को सरल बनाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म डिजिटल रूप से सशक्त है और कुशल व्यावसायिक वातावरण बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यानी कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को बताता है कि भाई अकाउंटेबल है गवर्नमेंट आपके जो है कार्यों को करने के लिए। ठीक है, चलिए बाकी 2-3 पॉइंट यहां पर और दिए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलो अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित एंटिटी लॉकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है, यह आपको बताना है। आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर विकसित किया है। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही किया है। दूसरा, यह सभी दस्तावेज संबंधी गतिविधियों पर नजर रखकर जवाबदेही सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही बात है, ये सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है और जवाबदेहिता यानी कि अकाउंटेबिलिटी को देखता है अपने आप में। राइट, तो यानी कि एक कथन भी सही है हमारा, 2 भी सही है, तो इस हिसाब से 1 और 2 दोनों सही है। और 1 और 2 यहां पर कूट में कहां पर है, तो कूट में है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई समस्या यहां पर आपको होने वाली है नहीं है। ठीक है, चलो अब टॉपिक नंबर 3 है आपका भारतीय कॉफी के निर्यात में वृद्धि। अभी इस पर हमने विगत कुछ दिन पहले इस पर प्रश्न बनाया था, लेकिन फिर से ये चर्चाओं में है। तो आपको बता दूं कि बेसिकली क्या है कि भारत की जो कॉफी है वो क्या है, बहुत तेजी के साथ जो है निर्यात हो रही है, बहुत तेजी के साथ क्या हो रही है, वो एक्सपोर्ट हो रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा कल्चर है कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। आज हर गली, हर नुक्कड़ पर जो है आप एक रेस्टोरेंट देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, और वहां पर जो है कैप्चिनो, फलाना ढिमका, जानी कौन कौन से चिनो और कौन कौन सी कॉफी जो है मिलती रहती है। तो ऐसे में जो हमारा लाइफ स्टाइल जब चेंज हो रहा है, हम चाय से थोड़ा सा जो है हम क्या हो रहे हैं, हट के हम कॉफी पर आ रहे हैं या हम दोनों पी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो कॉफी की मांग है, जो डिमांड है वो बढ़ रही है
और न सिर्फ भारत में बढ़ रही है इसकी डिमांड, बल्कि वैश्विक स्तर पर जो है इसकी डिमांड, ग्लोबल लेवल पर इसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे में जो भारत की कॉफी है उसका जो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट है वो क्या है, बहुत तेजी के साथ जो है हो रहा है, यानी कि उसका निर्यात बहुत तेजी के साथ हो रहा है। तो इसलिए भारत की कॉफी की डिमांड, क्योंकि टेस्ट में अच्छी होती है और बहुत सारी चीजें इसमें और अच्छी होती हैं, इसलिए जो है। अच्छा, कर्नाटक की कॉफी आप जानते होंगे फेमस है, कर्नाटक प्रथम राज्य भी है जहां पर कॉफी का उत्पादन बृहत लेवल पर होता है, ब्रॉड लेवल पर होता है। ठीक है, तो वही सारे डेटा यहां पर मेंशन किए गए हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। यानी कि भारत अब वैश्विक स्तर पर ग्लोबली जो है 7वां सबसे बड़ा जो है कॉफी उत्पादक है। अच्छा, कहीं कहीं पर यह 7वां 6ठा लिखा है, लेकिन ये मैंने डीडी न्यूज का न्यूज ली है तो वहां पर 7वां ही लिखा है। एक बार आप इसको रीचेक कर लीजिएगा, फिलहाल ये 7वें स्थान पर दिया गया है यहां पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीडी न्यूज। ओके, तो आप देखेंगे कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। बड़ा डेटा है यह। 2020-21 के 719.42 मिलियन डॉलर से लगभग 2 गुना है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, बड़ी बात है। इसके अलावा कॉफी की घरेलू खपत 2012 में 84,000 टन से बढ़कर के 2023 में 91,000 टन हो गए। देखो कितना बड़ा। 2012 में खपत कितनी थी, 84,000 टन थी, और 2023 में कितनी हो गई, 91,000 टन हो गई। देखो अच्छा, ठीक है, तो ये एक बड़ा उछाल है अपने आप में डिमांड में कॉफी के। ओके, बाकी आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि भारत की कॉफी मुख्य रूप से पारिस्थितिकी रूप से क्या है, समृद्ध पश्चिमी और पूर्वी घाटों में उगाई जाती है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और कर्नाटक, जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्नाटक कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी है, जिसने 2022-23 में जो है ये डेटा आपका लिखा रखा है, 2,48,020 टन कॉफी उत्पादन का योगदान दिया है अब 2024 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अब मुझे बताओ कि ग्लोबली जो है प्रथम स्थान पर कौन सा जो है देश है जो कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर रखता है। मुझे इसका जो है आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलो अब आपके सामने प्रश्न है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में किस स्थान पर है, पहले, दूसरे, पांचवें या फिर 7वें। अभी तो हमने पढ़ा जस्ट, बताओ कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है ग्लोबली, तो वो है आपका 7वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आप खतरनाक जो है राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप जी जो है फिलहाल राष्ट्रपति बन गए हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। ट्रंप अपने फैसलों के लिए और अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो इनकी नीतियां होती हैं वो आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त होती हैं, और इनकी नीति दरअसल अमेरिका फर्स्ट की नीति पर आधारित होती है। और इन्होंने अभी जैसे ही जो है अपना इन्होंने पदभार ग्रहण किया, पदभार ग्रहण करते ही इन्होंने कई बड़े बड़े जो है मुद्दों पर अपने हस्ताक्षर यानी कि साइन किया, और इनमें से कई मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो WHO से निकलने की इन्होंने बात की है। इसके अलावा जो है एनर्जेटिक इमरजेंसी की बात की है, और कुछ जगह पर और नेशनल इमरजेंसी कहीं पर लगाई है। तो ये कई सारे फैसले लेने में जो है ये है आगे हैं। और माइंड इनका चूंकि बिजनेसमैन है अपने आप में, तो और बिजनेसमैन है अपने आप में, तो माइंड भी कुछ ऐसा ही वर्क करता है। और भारत अपने जो अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा जो है डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लोकतांत्रिक जो है राज्य कहता है, स्टेट मतलब राष्ट्र कहता है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो ट्रंप जी जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है एक बार को। ठीक है, कि भाई क्या कहते हैं, आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके बाद भी जो है वहां पर कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का वर्चस्व जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में दिखाई देता है। खैर, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क हमें नहीं करना है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि लोग भारत पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि यहां पर लोकतंत्र नहीं है, खत्म हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बट फिर भी क्या ही किया जाए। अमेरिका इसका एग्जांपल अभी फिलहाल बहुत बड़ा है, आप वहां पर देख सकते हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया है। अच्छा, ये आपके लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 47वें आपके एग्जाम में सीधे यही पूछ लेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी वहां के प्रेसिडेंट बने हैं कौन से नंबर के बने हैं, आप कहेंगे सर 47वें। याद रखिए 47 नंबर याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ओके, नाउ अभी उन्होंने क्या कर दिया है, शपथ ग्रहण करने के बाद देश के जो दक्षिणी सीमा है वहां पर उन्होंने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, और उन्होंने कहा कि मैक्सिको जो बॉर्डर है वहां पर एक दीवार जो है बनाई जाएगी। ये इनका एक बड़ा फैसला रहा है तुरंत। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अत्यधिक खर्च और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई का संकट पैदा होने के कारण नेशनल एनर्जी इमरजेंसी भी लगाई गई है। तो यह भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में किस देश के द्वारा नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगाई गई, तो आप कहेंगे सर
ट्रंप जी ने लगाई है, और ट्रंप जी कहां पर है? अमेरिका में है, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा जेडी वेंस जो है वो उन्होंने वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण किया है, तो ये भी आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जेडी वेंस, ठीक है, वहां के उपराष्ट्रपति, कहां के? अमेरिका के, याद रहेगा। चलो अब बताओ आप लोग प्रश्न भैया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने किस नंबर के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? बहुत आसान है, जस्ट हमने आपको बताया 45, 46, 47, 48। क्या होगा आंसर इसका? सी इज द राइट आंसर, यानी कि 47 इज द राइट आंसर। 47वें अंक में नहीं लगाओ इस पे, 47वें, ठीक है। चलो अब एक वही क्वेश्चन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने जो है जो WHO है, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका ने जो है अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है अगर आप पूछेंगे तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब कोरोना महामारी आई और कोरोना महामारी बहुत ग्लोबल लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गई और न जाने कितने लोग जो है अकाल के मृत्यु मारे गए, और इसमें सबसे बड़ी गलती अगर अमेरिका ने किसी की दी तो वो दी WHO की। WHO को उन्होंने कहा कि WHO ने इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं किया कि यह बीमारी किस लेवल की है और कितने बृहत स्तर पर जो है यह फैल सकती है। और अमेरिका का यह भी जो है WHO पर आरोप लगा कि दरअसल WHO ने अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाई, या कहीं ना कहीं अमेरिका ने कहा कि बेसिकली जो WHO है वो चाइना की कठपुतली बनकर रह गया है। तो और इसके अलावा भी यह भी आरोप लगाया अमेरिका के द्वारा कि WHO फंडिंग बहुत लेता है, अमेरिका से फंड बहुत लेता है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसे बड़े वैश्विक संगठन में उसको रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने भी जो पेरिस समझौता था उससे भी कदम पीछे थे, तो उस पर भी अभी फाइनली जो है जजमेंट आ जाएगा, उस पर भी वो फाइनली जो है दूर हो रहा है। तो कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है कई बड़े संगठनों से जो है वो अलग अपने को अलग करने की बात कर रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति क्या है? अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट की अगर नीति है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो कड़े फैसले लेने में जो है जाने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहां के लिए, राइट। चलिए तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग कर रहे हैं, और यह एक बड़ा कदम है क्योंकि पदभार संभालने के पहले ही दिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के साथ अपने संबंध जो है समाप्त कर लिए, ठीक है। और क्या क्या तर्क दिए ये हमने आपको बता ही दिया, वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। WHO के बारे में अब चूंकि चर्चाओं में है तो आपके एग्जाम में प्रश्न निश्चित तौर पर यहां से पूछ लेता है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, आप जानते होंगे, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शहर में है। कई बार ये फैक्ट यहां से पूछता है। और अगर हम इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं 7 अप्रैल 1948, यानी कि 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना होती है, जो कि आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। और अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत दरअसल इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ इसमें बेसिकली 12 जनवरी 1948 को, ठीक है। यह भी आपके लिए क्या है? जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ WHO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है ये पूछा है, यानी कि आपसे क्या पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तुरंत यहां पर कंफ्यूजन कई बार होता है, मैं जितनी बार ये प्रश्न इस प्रकार का आता है मैं उतनी बार मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब भी प्रश्न आप पढ़ें इस प्रकार का तो यहां पर सही है लिखा है या सही नहीं है लिखा है, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाला जो वर्ड है वो हम भूल जाते हैं और हम गलत करके चले आते हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1958 7 अप्रैल 1958 को हुई थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, 48 में स्थापना होती है। दैट मींस कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। तो आपसे क्या पूछा था? रॉन्ग पूछा था, यानी गलत पूछा था। तो ये वाला स्टेटमेंट यानी केवल एक क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। और इस हिसाब से कूट में केवल एक कहां पर लिखा है? तो यहां पर लिखा है केवल एक, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का बदला गया नाम, यह भी चर्चाओं में है, इसको भी हमने प्रश्न बना दिया है। अच्छा देखो, मैं चाहता ना तो ये सारे फैक्ट आपको एक ही जो है उसमें डाल देता मैं क्वेश्चन में, लेकिन नहीं,
आपको याद रहे अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से, इसलिए क्योंकि ये बड़े फैसले अमेरिका ने लिए हैं और ये सभी के सभी बड़े फैसले आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमने अलग अलग प्रश्न इसको बना दिया है। तो अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और उसका नाम डेनाली जो बराक ओबामा ने रखा था, इस डेनाली को बेसिकली अभी उन्होंने क्या कहा है ट्रंप जी ने कि इसका नाम अब माउंट मैकिनले रहेगा। क्या? माउंट मैकिनले रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे जो ऊंची चोटी है डेनाली, उसका नाम चेंज करके माउंट मैकिनले कर दिया गया है और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कहेंगे सर माउंट मैकिनले। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन? डेनाली का नाम आप मत रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे। और लेकिन एक बात यह भी है कि जो इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा इस चोटी के, उसके आसपास के क्षेत्र को डेनाली राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र कहा जाएगा। ये अभी इसको नहीं चेंज किया गया, नाम तो माउंट मैकिनले रहेगा, लेकिन इसके आसपास का जो एरिया रहेगा उसको डेनाली राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र कहा जाएगा, उसके आसपास के एरिया को। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 2015 में ओबामा ने बेसिकली इसका नाम जो है चेंज करके डेनाली कर दिया था और यह अलास्का के मूल निवासियों द्वारा सदियों से इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है और क्यूकॉन अथाबास्कन भाषा में इसका अनुवाद द हाई वन कहा जाता है और यह 20,000 फीट से अधिक ऊंचा यह पर्वत अलास्का के मूल निवासियों के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, यानी कि कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है ये चोटी वहां के लिए रखती है, ठीक है। क्या देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? मैंने अभी कहा था कि ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, तो पूछ लिया आपसे। बताओ, डेनाली, माउंट मैकिनले, माउंट किलिमंजारो या माउंट एटना? जल्दी से मुझे बताओ। बहुत आसान है। कहोगे सर इतना आसान सा प्रश्न है, बताओ। नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग जैसे ही प्रश्न को देखेंगे एकदम से गार्डन का दिल हो जाएगा, टप से क्या करेंगे, डेनाली लगा के चले आएंगे, क्योंकि हो सकता है पहले उन्होंने डेनाली पढ़ा हो, इस पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए करंट के टच में रहना जरूरी है, क्योंकि आपको हर एक चीज से अपडेट रहना है। तो जो लोग डेनाली पहले पढ़े होंगे, जैसे प्रश्न देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जैसे अच्छा ए ऑप्शन पे दिया भी गया है डेनाली, अब बस तुरंत खट से इसको टिक लगा चले आएंगे, नहीं। ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़ा करो, उसके बाद जो है अपने उत्तर में उस सर्कल को फिल किया करो, ठीक है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका नाम अब चेंज कर दिया गया, डेनाली नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ टॉपिक नंबर 7 है वाक्षीर पनडुब्बी। ये अभी चर्चाओं में है और स्वदेशी रूप से निर्मित है। प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, जो कि अभी हाल ही में नौसेना में इसको क्या किया गया है, शामिल कर दिया गया है। 15 जनवरी को भारतीय समुद्री बेड़े में इसको शामिल किया गया, 15 जन को, ठीक है। और मुंबई के शिपयार्ड मझगांव डॉक लिमिटेड ने पनडुब्बी के डिलीवरी के साथ इतिहास रच दिया है और पनडुब्बी का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक और भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है, जिसमें सभी तरह के घातक हमलों के लिए भारी भरकम सेंसर और हथियार लगे हैं। आप जानते होंगे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार स्वदेशीकरण को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। और ऐसे में निश्चित तौर पर न सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हम लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में, ठीक है। चलिए, बाकी यहां पर जो है कई सारे पॉइंट्स इसके बारे में दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि समुद्र की सतह पर इसकी गति जो होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, ठीक है। और नीचे 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें 50 दिनों के लिए 350 मीटर पानी के नीचे डूबने की सीमा है। तो अपने आप में बड़ी इसकी क्षमता है। और इसका नाम बेसिकली आईएनएस वाक्षीर जो है इसका नाम है, ये एक जो है समुद्री रेत मछली है, उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है, जो कि जमीन के नीचे रहती है, शिकारी मछली है, उसी के नाम पर वाक्षीर इसका नाम रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह स्कॉर्पियन श्रेणी पर आधारित एक डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक पनडुब्बी है, जिसे फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा समूह नेवल ग्रुप ने डिजाइन और मुंबई के शिपयार्ड मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसको क्या किया है, निर्मित किया है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार को बोला है कि जिस भी क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनता है या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, वह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो
बाकी 2-4 पॉइंट इसमें और दे रखा है, इसको आप लोग जो है पीडीएफ में अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे डेली पीडीएफ आपको दे दी जा रही है, हो सकता है किसी दिन लेट जाए लेकिन चली जाती है। इसके अलावा इन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में एप्लीकेशन पर भी अपलोड करेंगे, लेकिन अभी उसका ट्रायल चल रहा है। डिकोड एग्जाम न्यू एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद जो सारी पीडीएफ रहती है आपको एप्लीकेशन पर ही मिला करेगी, ठीक है, याद देखिएगा। तो ये पढ़ लीजिएगा आप यहां से। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, ठीक है, कि पनडुब्बी INS वाक्षीर के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। यानी कि पूछा है जो 4 विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से एक रॉन्ग है और आपको बताना है कि वो रॉन्ग वाला जो विकल्प है वो कौन सा है, ठीक है। पहला, स्वदेशी रूप से निर्मित प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वाक्षीर गुरुवार को नौसेना को मिल गई है, जिसे 15 जनवरी को भारतीय समुद्री बेड़े में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर है, मतलब कि सही विकल्प है। दूसरा, स्टील्थ प्रौद्योगिकी सक्षम कलवरी श्रेणी की यह पनडुब्बी 221 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची है। बिल्कुल सही बात है, यह भी फैक्ट में दिया गया है पीछे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा INS वाक्षीर का नाम रेत कछुए के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर में गहरे समुद्र में रहने वाला एक शिकारी कछुआ है। यह सही है क्या? रेत कछुआ नहीं था, रेत मछली थी भाई साहब, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या जाता है आपका रॉन्ग। और क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, बस सी वाला नहीं सही है, बात खत्म। लेकिन फिर भी डी वाले को भी देख लो, तो इसमें 50 दिनों के लिए 350 मीटर पानी के नीचे डूबने की सीमा है। बिल्कुल सही बात है, तो सी इज द रॉन्ग आंसर, यानी कि इसके अनुसार जो है यही वाला स्टेटमेंट होगा, यानी कि सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या सही सी है। बिल्कुल सही बात है, सी ही इसका सही है। चलिए आगे, अब टॉपिक नंबर 8 आपके सामने आ गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत जो है भारत सरकार की बहुत अच्छी मुहिम थी और निश्चित तौर पर इससे भारत को एक बड़ा जो है फायदा देखने को मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम अपने आप को संभ्रांत कहते हैं, हम आपको ग्रेजुएट बोलते हैं, हम अपने आप को रिसर्च स्कॉलर बोलते हैं, हम अपने आप को साइंटिस्ट और दुनियादारी वाली बातें बोलते हैं। लेकिन आज भी हमारी जो मानसिकता है, जो हमारी थिंकिंग है, वो लड़कियों के प्रति आज भी क्या है, बहुत खराब है। आज भी जब कोई प्रेगनेंसी किसी की होने वाली होती तो आज भी हम ये सोचते हैं कि दरअसल लड़की ना हो लड़का ही हो। ये मानसिकता आज भी हमारे समाज से नहीं गई है और बहुत दुख है कि आज एजुकेशन सेक्टर में हम आगे जा रहे हैं, आज हम हर फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी मानसिकता में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी सोच में परिवर्तन अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम लोग जो है लड़के की ही चाह रखते हैं, जो कि बहुत गलत और बहुत ही खराब बात है। दोनों ही बराबर हैं, दोनों का ही योगदान ज्यादा है और मुझे लगता है कि लड़कियों का योगदान कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हम सभी लोग जो भी पुरुष हैं वो सब मातृशक्ति से हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व एक महिला से है, हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं है। जन्म अगर कोई हमको नहीं देगा तो फिर हमारा जन्म मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है महिलाओं का और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हालांकि कई बार क्या होता है कि पढ़ने लिखने का भी मौका नहीं दिया जाता है, जन्म होने के पश्चात भी उनको बड़ी सारी दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं और एक कंपटीशन की तैयारी, अक्सर फोन कॉल आते हैं मेरे पास कि सर पढ़ाई करना है, लेकिन सर नहीं मौका दिया जा रहा है, शादी का प्रेशर। 22-23 साल की उम्र में शादी लोग करने लग जाते हैं, पता नहीं क्या मतलब, क्या लॉजिक है। और अच्छे खासे लोग जो पढ़े लिखे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग, टीचर, अध्यापक, प्रेसिडेंट, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे लोग, है ना, जो इन्हीं कार्यक्रम को जो इंप्लीमेंट करते होंगे, जो अधिकारी, वो अधिकारी भी दरअसल उनका भी यही हाल है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हम अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, लेकिन दरअसल मुझे लगता है कि यू आर नॉट एजुकेटेड, है ना। दरअसल एक गांव का जो आदमी है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो उसके घर में अगर सामने रात में जो कुत्ता भी खाता है ना, उसको भी रोटी देकर के तब खाते हैं अपने आप को ना, एक कौर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मनुष्य से ज्यादा बेहतर तो जानवर आज के हो गए हैं। खैर, इस पर कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो था केंद्र सरकार का, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अच्छा था और इसका फायदा बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना भी हमें और उसको हमें एजुकेटेड भी करना है, हमें उसे शिक्षित भी करना है, ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो उसमें अभी हम लोग अच्छा चर्चाओं में क्यों, क्योंकि चर्चाओं में इसलिए क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए चर्चाओं में है योजना, ठीक है। तो आइए हम इसके फैक्ट देखते हैं। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको हम BBBP बोलते हैं, योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस योजना के 10 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम 22 जनवरी से लेकर के 8 मार्च तक चलेंगे। और 8 मार्च को क्या है भैया,
8 मार्च को कौन सा दिवस होता है, जरा बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करके। 8 मार्च को, यानी कि इस जश्न का समापन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा, यानी कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बाकी विज्ञान भवन में उद्घाटन समारोह में मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति पोर्टल का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा बेटी बचाओ अच्छा, यहां पर कुछ डेटा दिए गए हैं भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं अभ्यर्थी उनके लिए भी, मेंस के लिए, और जो आरओ और पीसीएस दोनों का एग्जाम दे रहे होंगे ऐसे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये सारे डेटा आपके लिए बहुत जरूरी हैं, इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। और यहां पर आप डेटा देख पा रहे हो किसने किस लेवल के जो है इसमें फायदा आपको देखने को मिला है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, कहां पर 22 जनवरी, मतलब डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत में भारत में लिंग अनुपात और घटते बाल लिंग अनुपात को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। और हरियाणा में बालिकाओं की स्थिति के बारे में आप निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे, वहां पर लिंग अनुपात बहुत कम है। ठीक है, इसकी प्रमुख उपलब्धियों में जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात जो 2014-15 में 918 था, वह 2023-24 में सुधरकर 930 हो गया। बड़ी उपलब्धि अपने आप में इसको देखी जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51% था, जो 2023-24 में सुधरकर 78% जो है हो गया है। और संस्थागत प्रसव 61 से बढ़कर के 97.3% तक पहुंच गया। पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण 61 से बढ़कर 80.5% तक पहुंचा है। ये सब आंकड़ा बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। महिला सशक्तिकरण पर, विमेन इंपॉवरमेंट पर अगर आपके लिए लिखने के लिए आएगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लिख करके डेटा डाल दीजिएगा, अच्छा सा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से रखनी है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला कथन क्या है, पहला स्टेटमेंट है आपका कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है, 2015 में इसको शुरू किया गया था और अभी भी चल रहा है 25, यानी कि 10 साल हो गए हैं पूरे। तो इसलिए 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। अब देखो 1 और 2 कहां पर है, तो 1 और 2 यहां है सी नंबर पे, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे टॉपिक नंबर 9 है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक। ये एक पुस्तक है जिसका अभी इनॉग्रेशन किया गया है। आप कहेंगे सर किसने किया इसका इनॉग्रेशन, तो आप जानते होंगे जो G20 के सेरेपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ कौन अमिताभ कांत, उनकी ये पुस्तक है और उन्होंने अपनी इस पुस्तक को भी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किया है, सप्रेम भेंट किया है। ठीक है, और आप जानते होंगे कि G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इनमें उन्होंने क्या किया है, इसका पूरा नाम क्या है बेसिकली, इसका नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। इसके बारे में ये पुस्तक है, इनका नाम है, और इसके बारे में इन्होंने G20 के बारे में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कुछ चर्चाएं थी, कुछ बातचीत थी, उन पर आधारित ये पुस्तक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर पॉइंट है हाल ही में प्रकाशित हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक के लेखक कौन है। सिंपल सी बात है, नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, मैंने कई बार आपसे कहा है कि इतिहास के विषय में या अन्य विषयों में आपके सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, तिलक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और इनसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम पूछा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस तो बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं अपने आप में, और सुभाष चंद्र बोस बेसिकली आर्य समाजी कहे जाते हैं, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती और जो है
विवेकानंद जी का जो है इनके ऊपर गहरा प्रभाव था और अपने आप में जो है इन्होंने उसी रूप में कार्य किया। आईसीएस का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया था, आप जानते होंगे, क्रैक किया था आईसीएस, जिसको हम लोग पहले बेसिकली इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे, है ना। तो उसको उन्होंने क्रैक किया था अपने आप में, और शायद प्रथम भारतीय भी थे शायद, आई थिंक, है ना। तो कई सारी उपलब्धि इनके नाम है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सबसे बड़ा जो है इनका नारा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी इन्होंने, कई सारी उपलब्धियां थी। और इसके अलावा त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक बार ये अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन दूसरी बार जब बनाए गए अध्यक्ष तो गांधी जी के जो है नाराजगी की वजह से जो है इनको पद नहीं दिया गया। लाख मना पट्टाभ सीतारामैया जी को गांधी जी बनाना चाहते थे अध्यक्ष कांग्रेस का, लेकिन सब लोग ये सोचे थे कि भैया जीत जाएंगे वो, लेकिन गांधी जी का सपोर्ट था। लेकिन इसके बाद भी गांधी जी का सपोर्ट होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन फिर भी जो है क्या किया जाए, उन्होंने फिर अंत में इस्तीफा दे दिया था। खैर वो सब विवादों वाली बातें हैं, उस पर डिस्कस नहीं करना है। लेकिन इनके साथ विवाद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में विवाद बहुत सारे हैं, और इनकी मृत्यु को लेकर के आज भी रहस्यमय जो है स्थितियां बनी हुई हैं। डॉक्यूमेंट्स आज भी नहीं रिलीज हुआ है कि बेसिकली इनकी मौत कैसे हुई, क्या कुछ हुआ। और ऐसे सुभाष चंद्र बोस ही नहीं बल्कि हमारे ऐसे कई क्रांतिकारी और ऐसे कई लोग हैं, हमारे नेता हैं, जिनकी बड़ी रहस्यमय स्थितियों में मौत हुई और आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। किसके कौन था इनके इन सारे जो है निधनों के पीछे, कौन था, किनका चाल था, पता नहीं। लेकिन फिर भी बहुत गलत चीज है कि जो भी हमारे नेता, और यही नहीं, इसरो के बहुत सारे साइंटिस्ट की बहुत अलग अलग परिस्थितियों में मौत हो गई, ठीक है, जब हम तेजी के साथ विकसित हो सकते थे शायद। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब क्या ही कहा जाए इसके लिए, और आज भी इस पर जो है केस वगैरह चलते रहते हैं। चलिए खैर, आइए कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। और हाँ, इनकी जो जयंती है बेसिकली इनको पराक्रम जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए, पराक्रम दिवस के रूप में, सॉरी। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 188वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली कटक उड़ीसा में पराक्रम दिवस भव्य आयोजन किया जा रहा है, और 3 दिवसीय समारोह 23 से लेकर के 25 जनवरी 2025 तक कटक के ऐतिहासिक बाराबटी किले में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेगा? जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, कौन? मोहन चरण मांझी 23 जनवरी को करेंगे। पराक्रम दिवस की शुरुआत 2021 में हुई थी। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। जब इसे नेताजी की जयंती को सम्मानित करने के लिए घोषित किया गया था। इसके अलावा इनके नाम पर जो है कई सारे रोड वगैरह भी बनाए गए हैं। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2022 में इंडिया गेट नई दिल्ली पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। और जो 2023 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीपों को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। 2024 में यह कार्यक्रम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित किया गया था, और इस बार इसका आयोजन कटक में हो रहा है, जो कि नेताजी का क्या है, जन्म स्थान भी है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग बताइए, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में यहां पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि जन्म इनका 23 जनवरी 1897 को हुआ था, निधन 18 अगस्त 1945 को हुआ था। बाकी ये सब आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, कई सारे फैक्ट आपके लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और आप जानते होंगे 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से स्थापना की थी, जब जो है अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद, ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन किया था उन्होंने, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था, और कई देशों ने जो है इसको मान्यता प्रदान की थी, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए, विवेकानंद जी को ये अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, और शायद चित्तरंजन दास जी को शायद ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, याद रखिएगा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है कब? 20, 23, 24 या 25? कौन सी जनवरी को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 23 को। क्या? बिल्कुल सही जवाब है 23 जनवरी को, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब ये एक जो है न्यूज है आपके लिए कि डिकोड एग्जाम के माध्यम से यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी कराई जा रही है। फाउंडेशन कोर्स है, जहां पर आपको मेंस के साथ में प्री की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर शेड्यूल के अकॉर्डिंग, पर्सनल गाइडेंस आपको, पर्सनल मेंटरशिप आपकी, और इसके अलावा हिंदी और एसए और सीसैट सब कुछ कराया जाएगा। इसमें प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज आपका, प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका, डेली क्विज, ये सब कुछ आपको जो है कराया जाता है। बहुत ही सागर्भित और बहुत ही अच्छे टीचरों के द्वारा ये कोर्स कराया जा रहा है। अगर आपको इस कोर्स में पार्टिसिपेशन करना है तो उसके लिए नीचे दिए गए संस्थान के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मेरे नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, या पीसीएस से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमने अभी पहले जो है नंबर आपका अपना जो है मेंशन किया था आपके लिए, ठीक है।
और यहां पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, डिटेल्स जानकारी आपको मैं दे दूंगा बाद में। और 18 महीने का ये बेसिकली कोर्स रहेगा, 9 महीने के अंदर हम लोग इस पूरे कोर्स को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो ऐसे में आपकी फीस भी सारी की सारी वापस कर दी जाएगी। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो कि आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल्स के लिए यहां पर नंबर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न है कि खो खो विश्व कप 2025 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? नेपाल, भारत, जापान, भूटान। बहुत ही आसान सा उत्तर, इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा निबंध है भारत की जनसांख्यिकी क्षमता, ठीक है। तो इस पर आपको निबंध लिखना है, आर वाले लिखेंगे 600 शब्दों में और अब पीसीएस वाले लिखिएगा आप जो है 700 शब्दों में। और अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम अगर दे रहे होंगे तो लिखिएगा आप लोग 1000 वर्ड में, यानी कि 1000 शब्दों में, ठीक है। तो ये आपके लिए निबंध था। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। पीडीएफ केवल पढ़ने से बचिए, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां अलग मिलती हैं, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।